मैंने कहा यार मैं जीवन में टीचर बनना चाहता था, टीचर तो नहीं बना पर प्रिंसिपल बन गया। तो आज शौक पूरा हो गया। बिल्कुल। लोगों को इतना पता भी नहीं था कि हमने करना क्या, हम तो बस करते रहे। 10 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे स्कूल। अच्छा। और जब कॉलेज में आए तो बारिश के दिनों में नाव से जाते थे। गवर्नमेंट ने उस वक्त एज कम कर दी थी। अच्छा। यूपीएससी की। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त। अच्छा। और 31 जुलाई उन दिनों कट ऑफ होती थी, तो आई वाज शॉर्ट बाय 1 डे। अच्छा। नहीं बैठ पाया। अगर आप पॉजिटिव लॉ ढूंढेंगे तो आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। बिल्कुल। और आप अगर नेगेटिव ढूंढेंगे तो नेगेटिव मिल जाएगा। नेगेटिव। वहां से ट्रैफिक में आ गया और ट्रैफिक में मैं एक एडवांस पायलट होता था। अच्छा। तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनका एडवांस पायलट भी रहा। मैं आपको एक बात और बड़े स्पष्ट रूप से कहूँ कि कभी ईमानदार होने की वजह से मुझे कभी कष्ट भी नहीं। तो हमारी समझ में आ गया भाई जीवन में जो है ना, जो कुछ मिलेगा करने से कुछ भी नहीं है कि आपको ऐसी कोई चीज मिल जाएगी। जिना करे कुछ भी नहीं। मुझे संतुष्टि सबसे बड़ी ये होती है कि मैंने दिल्ली पुलिस में काम किया। अच्छा। और दिल्ली पुलिस को मैं सबसे बेहतरीन पुलिस मानता हूँ। मैं पुलिस को सोशल डॉक्टर मानता हूँ। बोलना तो बहुत आसान है, मुश्किल है कहाँ चुप रहना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दो बात कलकल के साथ पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं एसीपी राजेंद्र कलकल और आज मेरे साथ एक खास मेहमान दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड डीसीपी जीएस अवाना साहब। नमस्कार सर। नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। और अनुभूति बहुत अच्छी हो रही है कि इतने अरसे के बाद अपने परिवार के लोगों से मिल रहा हूँ सर और अपने साथियों से मिल रहा हूँ। तो जहाँ इतना वर्ष गुजारे जी और आज मिलके सचमुच अच्छा लगता है। थैंक यू सर। ये सेम टू यू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। अवाना साहब ने 82 में एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी और 37 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा के बाद 2018 में डीसीपी के पद से साहब रिटायर हुए और उसके बाद आजकल साहब वकालत के फील्ड में अपना हाथ आजमा रहे हैं और साहब का एक यूट्यूब चैनल भी है जीएस से पोस्ट, तो जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, जिसके अंदर साहब नई नई रोचक जानकारी देते हैं। दिल्ली पुलिस में साहब ट्रैफिक मैनेजमेंट, पुलिस कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, इनके अंदर इनकी महारत हासिल थी जो आज तक साहब को याद करते हैं। इनके टाइम में जो इनोवेशन स्टार्ट हुए थे, आज दिल्ली पुलिस उनका पूरा भरपूर फायदा उठा रही है। साहब ने अपनी मृदुभाषी, ईमानदारी, अनुशासित और समाधान केंद्रित कार्यशैली के कारण दिल्ली पुलिस में अपनी विशेष पहचान बनाई थी। इन्हें जितना स्नेह सीनियर अधिकारियों से मिलता था, उससे ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स का भी इनके ऊपर प्यार बरसता रहता था। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने ऐसा क्या किया कि भी मतलब सबॉर्डिनेट्स भी और सीनियर ऑफिसर्स भी आप सबके चहेते बने रहे? कलकल जी, बस एक ही फॉर्मूला है सर, और वो क्योंकि वैदिक आदमी हूँ और वेदों में मेरी अटूट आस्था बचपन से है सर, तो कर्म जो है उसके ऊपर फोकस रहा। और बिल्कुल जो गीता में कहते हैं कि फल की आशा न कभी की, मैंने कभी सोचा नहीं। आप देखिए मेरे पूरे कैरियर में, अगर मेरे सीनियर भी सुन रहे होंगे, मैंने कभी किसी के पास जाके ट्रांसफर पोस्टिंग की बात नहीं कही अपनी। जहाँ होगी चला गया, पर वो मेरे इतने मेहरबान थे कि अगर कहीं हो जाता तो मुझे खींच के फिर वहीं ले आते। मतलब आप कहने का मतलब कि आपने अपना गियर न्यूट्रल में डाल रखा था। हाँ, जैसे जो ऊपर वाला करेगा। अब मैं प्रिंसिपल पीटीएस भी रहा, ट्रेनिंग में भी रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने उस पोस्टिंग को भी बहुत इंजॉय किया। अच्छा। इंजॉय इन दी सेंस कि आपके पास में 3000 4000 ट्रेनीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, उनकी लाइफ में करते हैं। अब जैसे मैं एक पीटीएस का आपको एक एग्जांपल सुनाता हूँ। सर बिल्कुल। कि वो जो आते हैं ना इंटर के जो लोग हैं, जो एएसआई का कोर्स करते हैं, प्रमोशन के बाद या सब इंस्पेक्टर का, तो उनके ही बैच थे।
मैंने उनसे ईमानदारी से पूछा, हम्म, भाई खुल के बताओ हम्म, तुम में जो है कौन सी बुरी आदत है। तो सब 50+ थे। हम्म, बुरी आदतें बताओ। हम्म, बहुत सारे लोगों ने बोला साहब मैं बीड़ी पीता हूँ, हम्म, सिगरेट पीता हूँ। कुछ ने कहा साहब मैं शराब का बहुत आदी हूँ। हम्म, इनका अच्छा। तो इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम सुन के हम्म, मैंने कहा भाई अब देखो पीटी परेड तो इन्होंने जिंदगी भर की है, हम्म, अब इनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक करना चाहिए। बिल्कुल। ट्रेनिंग में आए, हम्म, दो ही चीजें सही करनी चाहिए, एक स्वास्थ्य हम्म, और एक वो जिस पद पे जा रहे हैं हम्म, उस पद का उनको काम आना चाहिए, यानी कि आईओ का काम आना बिल्कुल चाहिए। ठीक बात। ये सही फिर आईओ का काम करते हैं। और हम्म, आपने देखा है कि जो पुराने लोग हैं वो थोड़ा सा झिझक जाते हैं बिल्कुल। काम करने में। तो मैंने जो है बात करके और फिर योगा की क्लास लगा दी सुबह। अच्छा। और 1 महीने योगा करने के बाद हम्म, मैं फिर गया, पूछा, देखा, हम्म, तो उनमें से 50% जिन्होंने पहले समस्याएं बताई थी हम्म, कि साहब मेरा बीपी भी रहता है, मेरा शुगर भी हो गया, हम्म, और तो जब वो दारू छोड़ी हम्म, और सारी चीजें छोड़ी हम्म, तो उससे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। हम्म, और मुझे खुशी होती है, कई बार उन लोगों का रिटायर हो गए हैं, हम्म, उनका टेलीफोन आता, कहता जी हम अपने पार्क में, हम्म, अपने घर के सामने पार्क है और उसमें मैं 10 लोगों को रोज सुबह जो है ये चीजें सिखाता हूँ और उनके भी जो है रोग दूर हो गए। तो वाह। आप फॉर्मेलिटी की बात ना करें, हम्म, समस्या की गहराई तक जाए बिल्कुल बिल्कुल। और उसका सॉल्यूशन ढूंढे। हम्म, ऐसे ही मैं एसीपी ट्रेनिंग था, सर। तो नए जो सब इंस्पेक्टर आते हैं उनकी ट्रेनिंग हम लोग देते थे। तो एक बड़ा फ्रीक्वेंटली पीएसआई था जो गैर हाजिर होता था। अच्छा। तो उसको मेरे सामने पेश किया, साहब इसका तो इसको बड़ा बेकार है, ये हैबिचुअल एब्सेंटी है, इसको नौकरी से बाहर करो। तो मैं क्या करता था, दोपहर तक दफ्तर और दोपहर के बाद ग्राउंड में घूमता था और एक कोई भी इस तरह का जिसको प्रॉब्लम है उसको अपने साथ रखता था और कोई नहीं होता। अच्छा। और दोनों हम साथ साथ घूमते थे और उसको मैं पूछता था, थोड़ा झिझक होती है शुरू में, फिर वो अपने मन की बात, क्यों तो इतने सीरियस नहीं, मतलब गहराई तक पहुंच जाते थे कि इसकी प्रॉब्लम है क्यों। तो उसने एक पर्सनल प्रॉब्लम बताई उसको, खैर मैं कह नहीं सकता उन बातों को। अच्छा। कुछ उसको बच्चे की दिक्कत थी, बच्चे नहीं हो रहे थे, वो देहाती बैकग्राउंड में शादी जल्दी हो जाती है, उसका छोटा भाई था उसको हो रहे थे। अच्छा अच्छा। वो घर जाना चाहता था, कुछ दवा थी, तो खैर मैंने उसको परमिशन दी जो है वीक के एंड में, और उसको कहा, और वो लड़का उस बैच का टॉपर हुआ। अरे जो नौकरी से जा रहा था, जो छोड़ने की बात कर रहा था, बाद में वही टॉपर बना। वही टॉपर बना। बिल्कुल। ऐसे ही वहां का और भी किस्सा है कि तो नहीं उसके फिर बच्चे भी हुए बाद में। हाँ, जब भी तो ये तो संतुष्टि हो गया। हाँ, तो टॉपर भी बना और जो है बच्चे भी हुए। ऐसे ही वो ट्रेनिंग में ज्यादातर लोग छुट्टी नहीं मिलती, भाग जाते हैं बिना बताए, कहीं दीवार फांद के भाग गए, ये तो हम बड़े सख्ताई से लेते हैं। तो ऐसे ही 20-22 सिपाही थे जिनका निर्णय लिया जा रहा था कि भाई इनको सर्विस से बाहर करो। वो दीवार को तोड़ के भागे थे। तो जब मुझसे पूछा हमारे बॉस ने, तो मैंने कहा जी नहीं, मेरा जो सबका मत ये था कि इनको बाहर करो। मैंने कहा नहीं, इनको बाहर नहीं करना। क्यों? मैंने कहा जी सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे हम अपने आप को पुलिस अफसर समझते हैं और इनको जो है एक्यूज समझते हैं, ट्रेनिंग्स को। तो इस नजरिए को बदलो। हम यहाँ कॉलेज में हैं, पुलिस कॉलेज में, हमको शिक्षक के रोल में आना पड़ेगा और इनको स्टूडेंट और समझो। इनको शिष्य के रूप में आना है। और कोई भी गुरु अपने चेले का, अपने शिष्य का कभी नुकसान बुरा नहीं सोच सकता, उसको सुधारेगा, उसको लाइफ खराब नहीं करेगा। तो इस तरह से बहुत अच्छा उसको करके वो सब लोग सुधरे भी उन्हें। तो बेसिकली आप जिस रोल में हो उस रोल को समझो और परफॉर्म करो। आप एक ही जगह अडिग रहोगे, एक जैसे ही रहोगे, तो कभी भी सफल नहीं हो।
कहानी बहुत है। बिल्कुल, जो डर रहा होता है मतलब उसके अलग हट के सोचेंगे तो उसका कहीं ना कहीं समाधान निकल आता है। बिल्कुल समाधान निकलेगा, नहीं तो अदरवाइज तो डिसिप्लिन फोर्स है, उसका यही बनता है कि भी हैबिचुअल एब्सेंटी है, इतने दिन एब्सेंट है तो उनको मतलब बाहर करो। एक अंग्रेजी की फ्रेज है कि पुटिंग योरसेल्फ इन दी शूज ऑफ अदर्स। बिल्कुल, जब वो सेंसिटिविटी आपकी डेवलप होगी तो आप समझोगे। आपने पुलिस में आने का कैसे आपके दिमाग में आया था कि पुलिस में आना है? ये बचपन से ही शौक था या बाय शौक डिफॉल्ट था? तो मुझे टीचर बनने का था। अच्छा। और ये बात मैंने अपने कैरियर में कही जब मैं प्रिंसिपल था पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का। तो मैंने कहा यार मैं जीवन में टीचर बनना चाहता था, टीचर तो नहीं बना पर प्रिंसिपल बन गया। तो जो शौक पूरा हो गया। बिल्कुल, वहाँ जो है शौक पूरा हो गया, इतने ट्रेनिंग आपके अंडर आ गए तो एक हिसाब से हम लोगों को इतना पता भी नहीं था कि हमने करना क्या, हम तो बस करते रहे। जैसे आज बच्चे प्लान करते हैं, टारगेट रखते हैं, उस टारगेट को अचीव करते हैं। बिल्कुल, ऐसा कोई उस टाइम ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल, हम तो बस अपना क्लास पार करते गए, आगे गांव में रहते थे। जी 10 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे स्कूल। अच्छा। और जब कॉलेज में आए तो बारिश के दिनों में नाव से जाते थे। गांव कौन सा सर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हरौला गांव है मेरा, पहला ही नोएडा का। तो ये जमुना पार करते थे उस तरफ जो है। अच्छा। और नाव के पैसे भी देते थे, साइकिल भी रखते थे। अच्छा। और उसको जो महीने का बांध देते थे पैसा। अच्छा। चले जाते थे। वाह। और ऐसे ये बारिश के दिन है जैसे अब, इनमें स्कूल जाते थे। मंडावली फाजिलपुर स्कूल था। अच्छा। तो सारी चिकनी मिट्टी थी, रोड तो कोई ऐसा था नहीं। तो जो साइकिल थी उसमें यहाँ की मिट्टी बड़ी चिकनी है, तो वो मड गार्ड में और पहिए के बीच में फंस जाती है। तो उन दिनों सब लोग अपना ऊपर का जो मड गार्ड होता था साइकिल का वो निकाल लेते थे। अब वो निकाल लेते तो वो कीचड़ फिर ऊपर आता था, पीछे की मिट्टी कमर पे आती थी। तो हम क्या करते थे कि जो अपनी बुक्स हैं और अपनी किताब, वो जो कपड़े हैं वो तो सर पे बांध लिए ऐसे, और ऊपर से पॉलिथीन लगा दी। अच्छा। और नीचे कच्चे और बनियान में रह गए हैं। और अपना फिर चले गए तो सारी मिट्टी हो जाती थी। वहां पहुंच के पहले स्कूल के बाहर जो नल था उस पे नहाते थे, कपड़े पहन के फिर क्लास में जाते थे। वो आनंद आजकल नहीं है। कहाँ है वो आनंद? सर जैसे आपने बताया, जैसे लाइफ चलती रही, करते रहे, क्लास से एक आगे बढ़ते रहे, फिर कैसे पुलिस में कैसे आना हुआ? पुलिस में एक मेरे गांव का लड़का था, वो उसको थानेदार बनने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो वो फॉर्म लेके आता था। मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। अच्छा। हॉस्टल में था। तो 2 फॉर्म लेके आया और कहा यार तू भी भर दे, तेरे सहारे से मैं बन जाऊंगा। उसकी भी तैयारी कराई, वो तो बना नहीं, मैं बन गया। भगवान ने मैं बन गया। तो देहाती बैकग्राउंड थी। उसने कहा कि नहीं भाई करो। तो फिर हमारे घर में हमारे पिताजी ने कहा ठीक है अभी कर लो, और फिर इसके बाद में जब ये ट्रेनिंग वगैरह खत्म हो जाए तो इसके बाद में फिर सिविल सर्विसेज देख लेना। अच्छा। तो बेसिकली सिविल सर्विसेज के लिए इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी 2 सब्जेक्ट लेके मैं तैयारी कर रहा था। अच्छा। और थोड़े से दिन में लीव वैकेंसी पे लेक्चरर भी रहा कॉलेज में। तो वहां फिर जो फंसे ट्रेनिंग में और फिर उसमें, तो जब थोड़े से सांस हुआ आया तो गवर्नमेंट ने उस वक्त एज कम कर दी थी। अच्छा। यूपीएससी की। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त। अच्छा। और 31 जुलाई उन दिनों कट ऑफ होती थी। तो आई वाज शॉर्ट बाय 1 डे। अच्छा। अरे नहीं बैठ पाया। पर मुझे कभी रिग्रेट नहीं रहा। हाँ। मुझे कभी ये रहा ही नहीं कि तू यहाँ पे आ गया। मुझे आप कोई पोजीशन पे जब भी आ गया मैंने उसको बड़ा अच्छे ढंग से, और इसका मुझे एक बड़ा अच्छा वो दिया मेरे उस्ताद ने, ड्रिल के उस्ताद रणवीर आर्य। अच्छा। थे, उन्होंने मुझे कहा, वो एक बात कहते थे स्क्वाड के सामने आके, देखो भाई ये ट्रेनिंग जो है एक ढोल है जो तुम्हारे गले में डाल दिया गया है जबरदस्ती, और तुम्हें बजाना है। बजाओगे नहीं तो बजवा दिए जाओगे, बजाना पड़ेगा तुम्हें फोर्सिबली, तो फिर सुर में ही बजा लो। कितना समझाने का बढ़िया तरीका है। हाँ। ढोल बजाना जरूर है। हाँ। तो हमने फिर वो बात
तो समझ ली यार, फिर जो जो चीज मिली है उसमें इंटरेस्ट दिखाओ। करना तो आप है, रोके भी करोगे तो फिर इंटरेस्ट लेके करो, उसको एंजॉय करो। फिर आपने ढोल सुर में बजाया, फिर आपने इंटरेस्ट लेके ट्रेनिंग की। बिल्कुल, ट्रेनिंग फिर आपने फिर पूरी सर्विस ही आपने इंटरेस्ट लेके, आपने जहां जहां देखा कि जहां भी आपकी पोस्टिंग रही है आपने कुछ ना कुछ नया इनोवेशन अपनी तरफ से की है कई चीजें। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि जो चीज चली आ रही है आदमी उसी के हिसाब से अपना टाइम पास कर लेता है। देखो इसमें सबसे बड़ी जो चीज है आपकी कनेक्टिविटी है। आपका कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होता चाहिए। बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ, जो आपके जूनियर्स हैं, क्योंकि वहीं से तो खबर आती है। मतलब अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, मैं डीसीपी एस्टेब्लिशमेंट था जहाँ पे ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन वगैरह जो डिसाइड होते हैं, काफी लंबे अरसे रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 साल रहे सर आप? हाँ, 4 साल रहा। तो वहां जो है उससे पहले मैंने न्याय दर्शन पढ़ी थी। अच्छा। 6 हमारे दर्शन होते हैं। तो आपको पता है कि मैंने वेदों के, चारों वेदों का ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उपनिषद भी सारी पढ़ी है और न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन को मैं अप्लाई करना चाहता था अपने जीवन में अपने कार्य में। तो न्याय दर्शन में की ब्यूटी ये है कि आप सच को कैसे जाने। अच्छा। तो मेरे पास फाइल आती थी, तो ज्यादातर क्या होता है, किसी आदमी की कोई बेचारे की दिक्कत है, किसी स्टाफ की, तो नीचे से जो है वो लिख देते थे, अक्सर साहब ये तो हैबिचुअल कंप्लेनेंट है, और इसका पहले लिया और इसका उस अफसर तक गया था, उसने भी डिसअप्रूव कर दिया, उसने भी रिजेक्ट कर दिया। ऐसे पूरी कहानी लिखी रहती। मैं कभी उस पर विश्वास नहीं करता। मेरा एक ही लक्ष्य होता था, घर तक जाने की कोशिश करते उस बंदे को पर्सनली बुला के 1 to 1 बात करता था, और उस कमरे में न बाबू खड़ा होगा ना कोई और खड़ा होगा, 1 to 1 में यार सीधी सच्ची बात, ताकि दिल की बात बताए आपको वो। हाँ, बता दे। तो मुझे सच का पता पड़ जाता था और फिर मैं उन बातों को दिल से लिखता था। अरे और विद नियम, क्योंकि देखिए अगर आप पॉजिटिव लॉ ढूंढेंगे तो आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। बिल्कुल। और आप अगर नेगेटिव ढूंढेंगे तो नेगेटिव मिल जाएगा। नेगेटिव। ऐसे ही और बहुत सारे नियम थे। जैसे जो दिल्ली पुलिस जो रूल्स हैं उनमें प्रमोशन और कंफर्मेशन रूल्स हैं, उसमें बड़े अजीब अजीब से रूल्स थे, वो हम लोगों ने चेंज किए काफी। मैंने तो सारे लगभग चेंज कर दिए। और 2 साल उसके रिटायरमेंट के रह रहे हैं, और वो आदमी जो है 2 साल रिटायरमेंट का, उसको ट्रेनिंग में भेज रहे हैं। जब तक ट्रेनिंग नहीं कर लेगा तो उसको प्रमोशन नहीं मिलेगी। भाई क्या करेगा ये ट्रेनिंग करके? इसको काहे को ट्रेनिंग में भेज रहे हो भाई, इसको प्रमोशन दे दो, ठीक है, बात खत्म। तो वो रूल बदला। एक होता था कि जब ट्रेनिंग कर लेगा सक्सेसफुली तो उस डेट से उसकी जो है सीनियरिटी लगेगी। अब ट्रेनिंग का स्लॉट आता था, ट्रेनिंग जो सेंटर है वो फुल है। बिल्कुल। तो उसमें वो बेचारा क्या कर सकते, दोषी नहीं, अब बिना गलती के लेट होता रहता। हाँ, लेट होता था। तो अब हमने दे दिया कि प्रमोशन तो उसको बैकडेट से मिलेगी, पर कंडीशन ये है कि ऑर्डर उसका, वो ऑर्डर जो है रेगुलराइजेशन का उस प्रमोशन में वो होगा ट्रेनिंग के बाद सक्सेसफुल, पर बैकडेट से। तो ऐसे से कई बिल्कुल चीजें। बड़ी खुशी होती है जब अभी हमारे जो मौजूदा सीपी साहब हैं और ये हैं, इन जिन्होंने अभी ये किया है कि रिटायरमेंट, बिल्कुल, एक रैंक उसको ऊपर देके भेज रहे हैं। जैसे ये आर्मी में तो था काफी टाइम पहले से। तो मैंने कहा यार इसमें बहुत अच्छा काम किया। उनका जा क्या रहा है, एक रैंक से वो खुश रहेगा, सब इंस्पेक्टर था इंस्पेक्टर होगा। ठीक बात है, अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा, मतलब बढ़िया कदम है ये, काफी मतलब जो पुलिस फोर्स का मोरल काफी अप हुआ है। ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। सर 82 में आपने ज्वाइन किया था सब इंस्पेक्टर, बस एक बार शॉर्ट में सर कहाँ का पोस्टिंग रहेगा बार ये तो आप बता दीजिए, कहाँ का मुझसे फिर अपन 82 में ट्रेनिंग हुई। खैर ये तो बड़ी फॉर्मल सी चीजें है, और मेरी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में मैं रहा डी कोर्स, हाँ ई कोर्स उसमें रहा। फिर इसके बाद में मुझे वहां से ट्रैफिक में आ गया, और ट्रैफिक में मैं एक एडवांस पायलट होता था। अच्छा। तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उनका एडवांस पायलट भी रहा। फिर क्राइम में भी रहा, और कम्युनिकेशन में रहा, पीसीआर में रहा,
और रिक्रूटमेंट में रहा, इस्टेब्लिशमेंट रहा, हेडक्वार्टर रहा, जीए रहा। लगभग 14 साल मुझे जो है मैं डीसीपी रहा 7-8 जगह। 7-8 जगह पे। हाँ, क्योंकि मुझे बैकडेट से मिला था। तो ये सब मेरी ट्रेनिंग का रहा, पर जो मैंने एंजॉय किया, जैसे ट्रैफिक की जो स्कीम्स है, जैसे एक इंडिया गेट के चारों तरफ सी एक्सीगन को वन वे करना, उसमें इंस्ट्रूमेंटल था। उस पहले वन वे नहीं था ना, पहले सारे के सारे आके प्रिंसेस प्लेस में फंस जाती थी ट्रैफिक। हाँ। उस टाइम पे। आज इन बातों को 20-25 साल हो गए और आज स्मूथ चल रहा है क्योंकि वन वे हो गया। ये सक्सेसफुल क्यों हुआ कि इसमें जो ट्रैफिक जनरेट बीच से होता है वो नहीं होता। बिल्कुल, केवल बाहर से आता है, बाहर से निकल गया। उनका चैनलाइज हो जाएंगे। लोगों ने कनॉट प्लेस को करना चाहा, पर कनॉट प्लेस में नहीं हुआ, क्योंकि आउटर सर्कल के अलावा जो मिडिल सर्कल है और इनर सर्कल से भी ट्रैफिक जनरेट होता है, अंदर से भी निकल के आता है। हाँ, फिर उसको सिंक्रोनाइज किया। राइट। तो सिंक्रोनाइज के वन आफ्टर अनदर जो है एग्जिट रखे थे आपने। हाँ, वो होना चाहिए। और इंडक्शन लूप लगाए। इंडक्शन लूप का मतलब ये था कि जो गाड़ी वहां से गुजरती थी तो उसके हिसाब से उसे आगे ग्रीन लाइट मिलेगी। अगर 40 की स्पीड पे जाएंगे तो एक पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाना, बिना रुके वो चलता रहेंगे आगे। हाँ, वो बनाया। तो ये सब ट्रैफिक पे काम चलते थे। आज ट्रैफिक इतना ज्यादा है दिल्ली में, बिल्कुल, और सड़कें बढ़ी नहीं है। कई बार छोटी छोटी एडजस्टमेंट से ही बड़ा रिलीफ हो जाता है। देखिए, पैटर्न तो बदलना चाहिए। बिल्कुल, मैं बहुत जगह देखता हूँ, इवन नोएडा में भी देखता हूँ कि वही जो साइकिल जो सुबह चल रहा है वही रात को 12 बजे भी चल रहा है। हाँ, गलत। डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक वॉल्यूम इट शुड बी एडजस्ट। कई बार करते भी है चेंज। मैं भी ट्रैफिक में टीआई था, कई बार कहते हैं कि रात के टाइम कम करो। चैलेंजिंग पोस्टिंग कौन सी रही सबसे ज्यादा सर आपको, जिसमें ज्यादा मतलब आपको लगा कि इसमें बहुत दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा और आपको एंजॉय भी किया बल्कि उसको? नहीं, देखिए, दिमाग का तो हर जगह करना पड़ा। मैंने सचमुच सब कुछ एंजॉय किया। और मैं आपको एक बात और बड़े स्पष्ट रूप से कहूं कि कभी ईमानदार होने की वजह से मुझे कभी कष्ट भी नहीं हुआ। बिल्कुल, मेरे सीनियर्स ने कभी, जैसा ये सुनते हैं ना फिल्मी स्टोरी, कि जो पैसा नहीं लेता उसको उठा के ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बड़ा उनका प्यार मिला, सबका स्नेह मिला, और बात करने का मौका भी दिया, काम करने का भी मौका दिया। अब उन्हीं दिनों हम लोग पढ़ाते भी थे। बिल्कुल। जैसे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ाते थे। बिल्कुल, CRRI में पढ़ाते थे, और कई जगह थी जहाँ पे पढ़ाने का भी मौका हुआ। सेमिनार होते थे। आज भी मैं लॉ कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो आपकी जो शुरू से इच्छा थी टीचर बनने की, तो भगवान ने किसी न किसी रूप में वो इच्छा पूरी करते रहे आपकी। वो भी है। फिर दूसरा, जैसे ये अपना वेदों के बारे में इसकी जो गोष्ठी होती रहती है, उसका जो होता है, तो उसको भी देखते रहते सब, कहीं आप जाके अपने लेक्चर देते हैं। और आज भी अगर आप मेरा चैनल देखें तो उस पे मैं सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में कानून पढ़ाता हूँ, यानी कि जो जजमेंट है। देखिए, एक मैं आपको छोटी सी बात बताऊं सर, कि जितना आप चीज सरल बना के रखेंगे उतनी उसकी व्यापकता बढ़ेगी। बिल्कुल, ठीक बात। उसकी रीच बढ़ेगी, ठीक बात। तो रामचरितमानस इतनी पॉपुलर क्यों हुई? जबकि इतने पुरानी भी नहीं, अवधि में है, और आम आदमी की समझ में आता है। एक आध चौपाई कोई भी बता देगा। बिल्कुल, ठीक बात। तो जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे उतनी उसकी रीच बढ़ेगी। यही मेरा मकसद जो है वेदों का ट्रांसलेशन का था, कि बिल्कुल सिंपल करूंगा। बिल्कुल, ठीक बात। सिंपल करूंगा, और आपको मैं एक सेट भी दूंगा। जी, वैसे तो अवेलेबल है ये और भी जगह। तो उसको मैंने बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में लिखा, तो आदमी उसे पढ़ के समझता है। हमने अपना ज्ञान थोड़ी बखारना है कि अगले के पल्ले कुछ ना पड़े और मैं अपना ज्ञानी महाज्ञानी बन के चला जाऊं। अरे भाई, मेरा मकसद है उसकी समझ में आना चाहिए, उसको उस लैंग्वेज में समझाओ, चाहे जो लैंग्वेज है। ठीक बात। चाहे जो लैंग्वेज है उसे सिंपल, ठीक बात, सरल करो ना। सर, जैसे आपने बताया कि चारों वेद आपने पढ़े भी और उनका ट्रांसलेशन भी की, तो वेदों के अंदर इंटरेस्ट कैसे आया? क्योंकि आम आदमी का तो वेदों की तरफ रुझान होता ही नहीं है, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स सी चीज लगती है। प्राइमरी स्कूल में मेरे टीचर थे जागीर हमारिया। अच्छा। तो उन्होंने हमें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाई स्कूल टाइम के बाद। अच्छा।
तो हमारी समझ में आ गया भाई जीवन में जो है ना, जो कुछ मिलेगा करने से मिलेगा। कुछ भी नहीं है कि आपको ऐसे कोई चीज मिल जाएगी। अच्छा। बिना करे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो चलता रहा। हम जिंदगी भर उसी पे स्वामी दयानंद के दयानंद आदर्श जी के यहाँ। पे चलते रहे कि नहीं भाई गलत काम तो करना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी समझे ना। कौन सी उम्र में ज्ञान आ गया था सर ये? 6ठी क्लास में। 6ठी क्लास में ही? हाँ, तो हमने अपने पूरी जिंदगी भर ये सारी चीजें बना ली। तो इसके बाद में जब मैं थोड़ा कंफर्टेबल हुआ सर्विस में, तो मैंने कहा यार अब संस्कृत पढ़नी चाहिए। अच्छा। तो 3 साल मैंने लगाए, संस्कृत पढ़ी। अच्छा। सीखी। अष्टाध्यायी के 7000 से ज्यादा ग्रामेटिकल रूल्स हैं। अच्छा। उनकी जानकारी हासिल की। और क्योंकि वैदिक संस्कृत जो नॉर्मल संस्कृत है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। अच्छा। उससे पहले जो उपनिषद थे, 11 उपनिषद पढ़े, 6 दर्शन पढ़े। अच्छा। हाँ, वो पढ़ के वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया। और इसके बाद में फिर पहले मैं ऐसे ही लिखना शुरू किया अपने लिए। अच्छा। फिर अपने मेरे कोई मित्र आए तो वो बोले कि यार तो आप इसका ट्रांसलेशन कर रहे हो, लिख रहे हो इसे इंग्लिश में, औरों को भी बताओ। जब तक कोई प्लान नहीं था, सोशल मीडिया आ चुका था, तो उस पर डालना शुरू किया। फिर किसी सज्जन ने कहा इसकी हिंदी भी डाल दिया करो। हाँ, ठीक बात है। फिर हमने हिंदी भी डालनी शुरू कर दी। और ऐसे करते करते 18 वर्षों में मैंने ये चारों वेदों का ये ट्रांसलेशन किया। बहुत अच्छा, वाह जी, जो अवेलेबल है। और इसका किंडल एडिशन भी है। और इसकी जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी जो है वो मैं नहीं लेता, 1 पैसा भी। रॉयल्टी कहाँ जाती है? रॉयल्टी लेता ही नहीं। अब ये पब्लिशर है वो ले ले जितना भी थोड़ा है। अब जैसे उस पे है अमेजोन पे किंडल एडिशन है मेरा, तो मैंने चारों वेदों का ये भाष्य किया, ट्रांसलेशन किया, इसकी मैं रॉयल्टी जो है नहीं लेता हूँ। अच्छा, आप रॉयल्टी नहीं लेते? ना, जो उसका खर्चा आता है पब्लिशर का वो ले लेता है। मैंने आज तक 1 पैसा नहीं लिया। अच्छा। इवन जो किंडल एडिशन है उसके ऊपर अमेजोन पे चारों वेदों का, अच्छा, वो 99 रुपीज में है। अच्छा। तो वो सब भी अमेजोन वालों को जाते हैं। मैंने उनसे कहा था कि मिनिमम कितने पैसे में तुम ये रखोगे? तो बता साहब आप इतना रख दो, उससे भी मुझे 1 पैसा नहीं आता। अच्छा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये परमेश्वर का ज्ञान है। जी जी। मैं इसका ऑथर थोड़ी हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मेरा बस केवल मकसद ये है, अगर थोड़ी सी सेवा है मेरी वेदों की, तो इतनी है कि इसे मैं सिंपल सरल भाषा में आम आदमी तक पहुंचाऊं। क्योंकि वेद एक ऐसी चीज है जिसको कोई छूता नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। डरते हैं लोग, क्या ये बड़ा ये है, कॉम्प्लेक्स सा लगता है, देखता है इसके अंदर क्या होगा। ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और खुशी है कि आपने इतना इंटरेस्ट भी आप दिखा रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये भेंट कर देता हूँ पूरा सेट। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, आप पढ़ना और बच्चों को भी पढ़ाना। और इसमें एक ही परमेश्वर है। और देवता को जो कहते हैं ना कि कितने करोड़, हाँ हाँ, ये जो है ऐसा नहीं। देवता शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि जो आपको देता है, जो आपको देता है कुछ भी अच्छा आपके लिए। माता पिता ने आपको पाला है, पलोसा है, जन्म दिया है, देवता है, वो भी देवता है। गुरु देवता है, आपको ज्ञान दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य प्रकाश देता है, देवता है। पृथ्वी हमें धारण किए हुए देवता है। बहुत अच्छे, ये देवता है। पर इन सब के ऊपर परमेश्वर तो एक ही है। और उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। वो एक छोटी सी उसमें सीमित नहीं हो सकता है। देखिए, जब हम किसी एक मूर्ति को लगाते हैं तो वो मूर्ति माध्यम है उस तक पहुंचने का। बिल्कुल ठीक बात। आप उसके माध्यम से वहां तक पहुंचते हो, परमेश्वर तक। इसको समझने की बात है। क्योंकि पुराने जमाने में ये था कि लोगों के पास आज भी समय नहीं है कि ये सब देखें। तो अब
सर आपके हिसाब से परमेश्वर एक है, तो परमेश्वर एक किसका, पूरी पृथ्वी का? पृथ्वी का नहीं, सृष्टि का, सृष्टि का पूरा सब कुछ। और ऐसी एक सृष्टि नहीं, कहा गया है कि असंख्य ऐसी सृष्टियां, जो सौरमंडल हम देख रहे हैं, हाँ, इस तरह ये के तो सौरमंडल जो पता नहीं सौर मंडल है, इसको- ऐसे पता नहीं कितने सौर मंडल। तो जिस आप परमात्मा की बात की, तो वो उन सबके ऊपर वो है। सबके ऊपर। अच्छा, ये भी वेदों के अंदर है कि? बिल्कुल, और वेद में है। और एक और बात बताता हूँ, वो मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया। अच्छा। उससे भी बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले जी। मेरी माँ बोली, तू इतना पढ़ता लिखता रहता है, तू ये बता मौत से डर क्यों लगता है? मौत से क्यों डर लगता है? आम आदमी को। हाँ, 90 के करीब है मेरी माता जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आखिर में क्या पढ़ाते हैं लोग? गीता। भाई गीता पढ़ो। हाँ बिल्कुल। या पढ़ो, आप सुनो। क्यों? गीता आपको बताता है कि आत्मा अमर है, कभी नहीं मरेगी, यानी कि तुम कभी नहीं मरोगे। और जब तुम कभी मरोगे नहीं, तो फिर मौत किस चीज का है? ये तो कपड़े की तरह है, शरीर बदलता रहेगा, हम तो कभी मरेंगे। तो फिर मौत से डर काहे का? ठीक बात। तो ये जो अज्ञान है, अज्ञान की वजह से डर है। हाँ, अगर जो ज्ञान आपने बताया जी, अगर ये आदमी धारण कर ले, मन में उसके हमेशा रहे तो कि ऐसे अज्ञान भ्रांतियां। अब जैसे सर आपने इतना जो ज्ञान अर्जित किया है, ये चीज आपके व्यवहारिक जीवन में भी देखने को मिलती है। हमने सुन रखा था कि भी आपने अपने पूरे सेवा काल के अंदर, सर्विस के अंदर खुद का पेन यूज किया, सरकारी पेन भी यूज नहीं किया, कुर्सी भी आप अपनी यूज करते थे, सरकारी यूज नहीं। इसके पीछे क्या मतलब सीक्रेट है? देखो, आज भी मेरे पास जो पेन है, मैं वो फाउंटेन पेन इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, ठीक है। उस टाइम कभी और दूसरे पेन, ये सबसे पहले आया था पेन, जो फाउंटेन पेन है। बिल्कुल। और पेन का शौकीन भी बहुत हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेन भी मिल जाएंगे। तो फाउंटेन पेन और सरकारी भी हो सकता है? हाँ, मैं वहां से सरकारी जो पेन थे कि वो लूं, ये करूं, नहीं। अच्छा। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, मुंशी जी, उसके पास 2 पेन होते थे, बचपन में पढ़ी थी। उससे मुझे पता नहीं कैसे ये प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा मिली। तो मुंशी जी 2 पेन रखते थे, जहां काम करते थे, तो जब वो उस जहाँ पे काम करते थे वहां का काम करना तो उस पेन से। अच्छा। और जब घर का कोई काम करना, अच्छा, तो दूसरे तो सरकारी पेन को इस्तेमाल नहीं करते थे, फिर अपना पर्सनल करते थे। अच्छा। क्या तो हम सरकारी पेन को फिर प्राइवेट में भी इस्तेमाल करें, तो वो कुछ ऐसा तो नहीं, वो कम से कम सरकारी काम में तो सरकारी पेन यूज करते थे, पर आप तो सरकारी काम में भी अपना प्राइवेट यूज करते। कोई बात नहीं, सरकार भी तो अपनी है। सरकार भी इतनी है, इतना ये दे रहा है। और कुर्सी के पीछे ये था कि जब मैंने ज्वाइन किया, तो ये जो शरीर है और इसका जो आराम है, ये तो अपना है यार। तुम सरकार इतनी सुविधा दे रही है, कुर्सी अपनी रखो, अपने हिसाब से रखो, जहाँ ट्रांसफर होता रहेगा वो चलती रहेगी, तुम्हें ही आराम देनी है। अब हम लोग जो है अपने घर में ड्राइंग रूम बनाते हैं, बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया सोफा लगाते हैं, पर कभी सोचा है अपने ड्राइंग रूम में हम कितना बैठते हैं? सबसे कम वही बैठते हैं। और सबसे ज्यादा बेडरूम जो सरकारी कुर्सी है, जहाँ आपकी वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में ज्यादा बैठते हैं। 10 घंटे बैठते हैं, 12 घंटे बैठते हैं, तो कम से कम वो आपके अनुकूल तो हो ना। तो आपने अपनी बनवा ली, फिर हर जगह बाबू उसी का जाता था। जब टूट जाती थी, खराब हो, फिर नहीं ले आता था। तो और अंत में जब मैं रिटायर हुआ, तो वो कुर्सी मेरे घर आई रखी हुई है। सर, पुलिस का इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, और आपने तो जितना जो काम निर्धारित होता है उससे ज्यादा ही बढ़ चढ़ के काम करते थे, इतने बिजी रहते थे आप हर जगह। तो पारिवारिक और पुलिस की ड्यूटी, इसके बीच में कैसे संतुलन बना के रखा आपने? देखिए, मेरे पिताजी एक बात कहते थे, वो कहते हैं कि जब घर से निकलो सर्विस के लिए, तो घर का स्विच ऑफ कर दो। अच्छा। और जब सर्विस से घर पहुंचो तो काम से, तो फिर काम का ऑफ कर दो, स्विच ऑफ काम का ऑफ कर दो। अच्छा। मुझे याद है कि मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, मेरे एक सीनियर बड़े प्यारे अधिकारी थे, तो छोटी छोटी बात में बड़ा गुस्सा हो जाते थे। अच्छा। और
गुस्से में कोई कई बार तो चीजें को उठा कर फेंक देते थे। अच्छा। तो वो मेरे बॉस बन के आए, मैंने देखा तो एक दिन खूब चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मैं चुप बैठा रहा, शांत। तो मैंने पूछा, सर ये जो आप अपनी सेहत बिगाड़ रहे हो, मैं देख रहा था आपको इसकी तनख्वाह अलग से तो कुछ नहीं मिलती। आपको तो उतनी मिलती है जितनी और लोगों को मिलती है, फिर इतना ये नुकसान अपने शरीर पे क्यों कर रहे हो, ये जुल्म क्यों ढा रहे हो? तो मुस्कुराए, और उसके बाद जब भी मैं सामने करते होंगे दाएं बाएं, वो आते थे तो कितना ही गुस्सा हो चुप बैठ जाता। बात तो गुस्सा करने से नुकसान तो होता ही है सर। नुकसान अपना ज्यादा होता है। अपना ही जब हम कोई नेगेटिव चीजें करते हैं, नकारात्मक चीजें जो हैं वो हमको ज्यादा नुकसान करती हैं। जिससे पहले अगले को नुकसान करेगी, खुद का नुकसान पहले आप दूसरे का नुकसान सोचो ही मत। उसने कर दिया, छोड़ो यार, वो उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तुम ज्यादा उसके पीछे पड़ोगे कि मैंने इसका नुकसान, मैं ऐसा भी जानता हूँ कि मैं जब हेडक्वार्टर में था, पोस्टिंग ये वो उसमें, तो कई हमारे पुराने जानकार लोग आते थे, इसलिए नहीं आते थे कि साहब मेरी पोस्टिंग आप ढंग की जगह कर दो ना, सर वो उसने मुझे बहुत दुखी किया है, फला अफसर ने, फला ने, आप उसको कहीं घटिया सी जगह भेजो। अच्छा। मैंने कहा भाई देखो ये मेरे उसमें नहीं है, तेरी मैं हेल्प कर सकता हूँ पर उसका नुकसान नहीं करूंगा, ये बिल्कुल भी। तो कई लोग नाराज भी हो गए मुझसे। मतलब देखो दूसरों को सुख से कितना परेशान आदमी को कह रहे कि उसकी मतलब कहीं पोस्टिंग कर दो। हाँ सर, रिटायरमेंट के बाद अगर आप पीछे मुड़ के देखें अपनी सर्विस काल का, आपने इतने साल नौकरी की, तो किस बात की सबसे ज्यादा संतुष्टि होती है आपको? मुझे संतुष्टि सबसे बड़ी ये होती है कि मैंने दिल्ली पुलिस में काम किया। अच्छा सर। और दिल्ली पुलिस को मैं सबसे बेहतरीन पुलिस मानता हूँ जी। और ऐसी पुलिस मानता हूँ कि जो रिटायरमेंट के बाद भी आपको परिवार का सदस्य समझती है, आपको वो सम्मान। जी। और मैं देखता हूँ कभी कोई छोटा मोटा काम हुआ या कभी मैं थाने में पहुंच गया, तो जितना सम्मान से बात करते हैं, जितना ये करते हैं, ये संतुष्टि होती है कि भाई मैंने जो इतने साल 35-36 साल गुजारे वो ऐसे ही नहीं, क्योंकि वो हमारा जीवन का प्राइम था। बिल्कुल ठीक बात है। और एक अपनापन हो जाता है, वो परिवार है मेरा, और वहां से अगर मुझे थोड़ा सा तिरस्कार मिले, थोड़ा सा ये मिले, तो वो बहुत हर्ट करता है, जैसे अपने किसी बेटे ने कुछ बात कैड़ी कह दी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लगता है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है। और मैंने ये भी देखा है कि कई और सर्विसेज के लोग हैं, जैसे यार दोस्त हैं, जो भी है, उनका कोई काम है और उनके महकमे का काम है और वो नहीं करा पाते। ठीक बात। सही काम भी नहीं करा पाते। सही काम भी नहीं करा पाते। ठीक बात। पर फोर्स में ये है, और हमारी तो दिल्ली पुलिस में स्टैंडिंग ऑर्डर है रिटायरमेंट के लिए। वो कहता है कि जो रिटायर्ड आएगा उसको सम्मान किया जाएगा, कुर्सी ऑफर करेगा, चाय ऑफर करेगा, ढंग से बात करेगा, और डेथ के बाद भी उसको जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से फ्लैग भी आता है और उसको सम्मान, उसका जो भी रैंक रहा उसके अनुसार दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। ये बड़ी बात है। तो अच्छा लगता है, मतलब कि भाई तुमने जो है इतने साल बेवजह नहीं गवाए। हाँ, जिंदगी के इतने साल जो आपने जहाँ खर्च किए हैं, बिल्कुल अच्छे थे। तो ये संतुष्टि होती है। जी जी सर, आजकल तो आप कानून पढ़ाते हैं अपने YouTube चैनल पर बड़े आसान तरीके से, जैसे आपने वेदों को आसान करके बताया, इसी हिसाब से आपने कानून को भी आसान और सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया। तो सर कौन सी ऐसी कानूनी गलतफहमियां हैं, एक दो बताइए, जिसकी वजह से लोग सबसे ज्यादा नुकसान होता है उनका? देखिए, एक तो जो हमारी अदालतें हैं उसमें कई लोग अपना पक्ष ढंग से रखते नहीं। पक्ष इन दी सेंस कि जो रिक्वायरमेंट है उस मुकदमे की एविडेंस है उसको तो रखते नहीं है, और बेकार की चीजें उस पर जोर देते रहते हैं आप कि जी ये कर दो, ये कर दो। अरे भाई तुम सीधा उस पॉइंट पे आओ। आप लंबे चौड़े पोथे मत लिखो, आप थोड़े से पॉइंट लेके चलो।
और जो आपको रिलीफ चाहिए दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर प्रेयर। मैंने ऐसा भी देखा है कलकल साहब कोर्ट में कि बड़े जोर शोर से वकील साहब जो लगे हुए हैं और कह रहे साहब मुझे ये रिलीफ दो, तो जज साहब कहते हैं कि ये तो आपने मांगी ही नहीं है। कि जी मांगी तो है। अरे भाई प्रेयर देख लो ना। अच्छा, प्रेयर के अंदर रिलीफ मांगी नहीं रखी और बहस चल रही है, बहस करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो काफी अच्छी जगह है, बिल्कुल अच्छे काम करो, इसमें जो है ढंग से आप अपना केस रखो, उसको समझो, उसी स्पिरिट में पेश करो। और उसमें सबसे जरूरी क्या चीज है, जो कोर्ट क्राफ्ट है, आपने कानून पढ़ लिया एक बात, उसको कैसे पेश करना है, वो जो क्राफ्ट है कोर्ट का वो आपको आना चाहिए, वो आना चाहिए। ठीक बात। कैसे प्रेजेंट करें, कैसे आप अपना पक्ष कैसे उसके सामने रखें जो कम से कम शब्दों में उनके समझ में आ जाए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, बोलना तो बहुत आसान है, मुश्किल है कहाँ चुप रहना है। बिल्कुल, कई बार ज्यादा बोल के ही अपना नुकसान कर लेते हैं। वो क्लाइंट को दिखाता है अपने फीस पूरी जस्टिफाई करने और ऑलरेडी उस तरफ अदालत जा रही है, उसको रिलीफ मिलने वाली है, पर वो बोल बोल के इतना इरिटेट कर देता है जो रिलीफ मिलने वाली भी हो वो भी नहीं मिलती। क्योंकि वही जैसे बताया वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि मैंने जो पैसे लिए, वो उसको जो क्लाइंट खड़ा है, जो क्लाइंट खड़ा है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, उसका मुकदमे से लेना देना है कुछ नहीं। सर एक आम आदमी जैसे FIR लॉज कराने जाता है थाने में, तो उसको जैसे आपने ये बताया, तो उसको भी क्या ध्यान रखना चाहिए कि थाने में क्या चीजों को जैसे FIR में क्या चीज उसको। देखो एक तो बात ये है कि FIR जो है ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं। अच्छा, ये FIR में लिख दिया तो ये ब्रह्म वाक्य है, ऐसा कुछ नहीं। भैया FIR में उसने लिखा है, लिखवाया है, वो तो जो बोल दिया वो लिख दिया उसने लिख दिया, वो कोई बात है। हालांकि अब जो नए एक्ट आए हैं BNSS जो है जी वो कहता है कि जो 3 साल और 7 साल की सजा के बीच के केस हैं उनमें अगर चाहे प्राइमा फेसी उसको नहीं समझ में आ रहा है आईओ को, तो वो ACP की परमिशन से 14 दिन में उसकी इंक्वायरी कर सकता है। अच्छा, अब वो बात नहीं है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब आम आदमी ये समझता है कि भाई वो गया पुलिस स्टेशन में और वो बोला और उन्होंने फटाक से लिख दिया। अच्छा, ठीक है, ये नहीं है। अब उसको प्रैक्टिकल किया है, राइट कि जो 3 साल से 7 साल के ऑफेंस वाले हैं उसमें इंक्वायरी हो। ठीक बात। वो इंक्वायरी अगर जरूरी समझे तो, अगर स्पष्ट है सीधा है तो कर दे। ठीक बात। तो ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात। और ये भी समझने की जरूरत है कि आज पुलिस स्टेशन में अगर आप देखें तो लोड बहुत है। आप देखें कि कितने हमारे आईओ हैं और हर एक आईओ के पास में कई फाइल हैं, 50 60 मुकदमे हैं। अब वो बेचारा कैसे जस्टिफाइड करे, कैसे जस्टिफाइड करे। ठीक बात। तो उसमें भी है, तो जनता से भी है कि आप सही बात लेके जाए, उसकी भी मजबूरी समझे। ठीक बात है। और आजकल जिस तरह से कोर्ट में हो रहा है, जजेस के खिलाफ बोलते हैं लोग, पुलिस ऑफिसर के खिलाफ को बेइज्जत करना अपना समझते हैं। अरे भाई सरकारी तंत्र है, इसको आप डिमोरलाइज करोगे, डिमीन करोगे तो इसका ज्यादा असर पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छे लोग आएंगे, आप उसको वो सम्मान भी दें, ये भी दे, अगर कहीं गलत है उसको समझाए भी, बताए भी। कानून का आपके पास में एक पूरा तरीका है, एक प्रोसेस है जिसमें आपकी बात नहीं सुनी जाती, आप कोर्ट में जा सकते हैं। उसका पूरा प्रोसीजर है। कोर्ट ATR लेके उसको जरूरत होगा तो जो पहले 156(3) है उसमें मुकदमा दर्ज करा देगा। सर एक चीज बताइए, क्या हर गिरफ्तारी का मतलब अपराधी होता है? नहीं, गिरफ्तारी का बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, अपराधी तो जब बनेगा जब कन्विक्शन हो जाएगी। कन्विक्शन हो जाएगी तब। और कन्विक्शन से पहले तो वो एकदम सहसम्मानित। देखिए गिरफ्तारी क्यों की जाती है? गिरफ्तारी इसलिए की जाती है कि भाई वो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको नुकसान ना
जी जी जी। जो उसके गवाह हैं, हम्म। जो उसके गवाह हैं उनको डराए ना, धमकाए ना, जो सबूत है उनको मिटाए ना। राइट राइट। इसलिए गिरफ्तारी की जाती है। अरेस्ट कोई पनिशमेंट थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या आपको लगता है कि युवाओं को कानून की शिक्षा स्कूल लेवल पर दी जानी चाहिए? देखिए, मैंने भी प्रयास किया था जब ट्रैफिक में था कि खास तौर पे कि ट्रैफिक को जो है एक सब्जेक्ट के रूप में अच्छा। उसको जोड़ा जाए, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, वो भी रोड यूजर है, कैसे बिल्कुल, सड़क पार करे, ठीक बात कैसे करे। उसका पहले दिन से जब भी चलना सीखता है तो उसका रोड से वास्ता पड़ता है, ठीक बात। गली से वास्ता पड़ता है, हम्म कहाँ चले कहाँ नहीं चले। हम्म। तो उसमें मैं सफल नहीं हो पाया। अच्छा। अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे और किसी भी उससे पूछोगे जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो ये बात जरूर कहेंगे ठीक बात कि भाई बताना तो चाहिए, चाहिए, और कोई सब्जेक्ट थोड़े बहुत कम कर दो। हाँ, ये उसके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। सर, आपकी हॉबीज क्या क्या रही हैं? वैसे पढ़ना ज्यादा रहा। तो देख ही लिया आपने, हाँ, कि आपने बचपन से ही जब पढ़ते जा रहे हो। आप पढ़ना मेरा हॉबीज है। और एक हॉबी और भी है कि डिबेट है, गोष्ठी है। अच्छा। उसमें भाग लेना। कई बार कहीं कुछ होता है तो मैं चुपचाप वहां जाके बैठ ये भी आपका पढ़ाई से संबंधित हो गया, क्योंकि आप इतना पढ़ते हैं तो फिर अपने विचार प्रकट करने के लिए दूसरा शरीर को स्वस्थ रखना, स्वस्थ रखो, अपना खाना पीना आपका ठीक हो, अल्पाहारी बनो। अच्छा है सर, जो रिटायरीज हैं, इसके साथ साथ इसी के साथ साथ ये भी बता दिए जो आपके साथ, जो हमने देखा कि आप दिनचर्या पूछना चाह रहे हैं। दिनचर्या और औरों को भी क्या मतलब उसको मतलब फॉलो करना चाहिए ताकि वो भी मुझे नहीं पता कि वो किसी के लिए कितना उचित है, पर मैं आपको शुरू बता दूं, 3:30-4 बजे सुबह में उठता हूँ पूरी जिंदगी भर से, और 9:30 बजे सो जाता हूँ। 3:30 बजे उठ जाते हैं, जो कि आज के जीवन में बड़ा मुश्किल है आम आदमी के लिए। मैं तो पूरी जिंदगी चली। अच्छा। अब 68 साल मेरी उम्र है, 69 में चल जाऊंगा 1 अगस्त से। अच्छा। तो कब से स्टार्ट किया 3:30 से उठना? मुझे पता नहीं, बचपन से ही? हाँ, बचपन। तो ये क्या पिताजी ने ये आदत लगा दी? हमारे उठते थे। अच्छा अच्छा। तो हम लोग भी फिर उठते थे। एक तो ये मैं करता हूँ, सुबह उठ के और ब्रश व्रश करके टॉयलेट जाके फ्रेश होके फिर एलोवेरा, अच्छा, जो जूस है उसमें उतना ही पानी मिलाया, उतना, ये मैं 20-25 साल से कर रहा हूँ लगातार एलोवेरा। हाँ। और फिर देसी घी गाय का 2-3 चम्मच सीधा, खाली पेट एज इट इज। अच्छा, रोज सुबह ही, मतलब खाने से पहले ही बस, उसके बाद एलोवेरा की थोड़ी देर बाद। अच्छा। और उसके 10-15 मिनट बाद एक सेब खाना। एक सेब खा लिया, ठीक है। हाँ, और खा के फिर वॉक पे चला जाता हूँ। अच्छा। हाँ, इससे पहले, सेब से पहले प्राणायाम करना। अच्छा। और फिर वॉक करके 4-5 किलोमीटर की, फिर आता हूँ, फिर मेरा दिन भर जो मन करता है खाता हूँ। अच्छा, ये दिनचर्या आपकी काफी सालों से लगातार है। और आके रोज 3 से 4 घंटे जरूर पढ़ता हूँ। अच्छा। कुछ भी सब्जेक्ट जो मेरे काम का सब्जेक्ट है, कानून का, उसको छोड़ के। अच्छा। और कुछ भी सब्जेक्ट, अच्छा, जो भी नई किताब आई है तो मैं उसे जरूर मंगाऊंगा, पढ़ूंगा, और तसल्ली होती है मुझे उसे पढ़ के। हम देखते थे जब भी आपकी जहाँ भी सर्विस होती है वहाँ भी आपके पास काफी भंडार रहता था किताबों का, तो तभी पढ़ते रहते थे आप। सर, आजकल जो नए लड़के सर्विस में ज्वाइन कर रहे हैं हर लेवल पर, कांस्टेबल पे, सब इंस्पेक्टर पे, या आईपीएस वगैरह में जो है एसीपी रैंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए सर आपका क्या संदेश रहेगा? संदेश मेरा एक स्पष्ट है कि एक तो आपने एक पोजीशन हासिल की है, और मैं पुलिस को सोशल डॉक्टर मानता हूँ। अच्छा सर, सोशल डॉक्टर। अब डॉक्टर जो है वो मरीज का निदान करता है, इलाज करता है। ऐसे ही हमें जो सोशल रूप से पीड़ित हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, इस तरह के हैं, उनका इलाज करना है। बिल्कुल। अब कई बार क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा और इधर से ये भी शुरू हो गया। अब एक पागलों का डॉक्टर है, पागल अगर उसे गाली देगा तो क्या डॉक्टर भी गाली दे? फिर तो डॉक्टर भी मरीज है। ठीक है। तो सोशल डॉक्टर बनो, पहली बात। बिल्कुल ठीक है।
और दूसरी बात जो ये है, जितना काम मिलता है, जो भी आपका है, बिल्कुल खुश होके करो, खुश होके काम करो अपना। जितना खुश होके आप करोगे, पॉजिटिव, रोते रहोगे यार वो तो उस सर्विस में चला गया, उसको ये हो रहा है, उसको मैं यहाँ आ गया, मुझे ये काम है, उसकी पोस्टिंग वहाँ है। वो जो रोने धोने वाला सिस्टम है, उसको बंद करो। परमात्मा आपको जरूर देगा, और जो काम करोगे उसका रिवार्ड जरूर मिलना है। बहुत अच्छे। हाँ, और अपने परिवार को समय दो। बहुत अच्छा। जो शाम की सिटिंग है उसको बंद करो, उस टाइम को परिवार को दे दो। बहुत बढ़िया सवाल। सर एजुकेशन आपने अभी LLB तो कर ली थी आपने मेरे ख्याल से। LLM भी कर ली। अब LLM भी कर ली। मैंने कई सब्जेक्टों में ये डिग्रियां की हुई हैं। अच्छा सर। और इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ। अलग अलग किस्म के मेरे, आप संस्कृत भी है, आप वो मैनेजमेंट भी है, कंप्यूटर्स भी है। कितनी MA कर ली सर आपने? मैंने 5-6 तो हैं। 5-6 MA कर ली LLM के अलावा? हाँ, और भी चलती रहती है, अब भी चलती है। अभी मेरा मन है कुछ और करूँ, कुछ और करने का मन कर रहा है। सर आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने आपके साथ भी सर्विस की है। आज सालों बाद आपसे बात करके पुराने दिन याद आ रहे हैं, और जैसे आप थे आज भी बिल्कुल आप वही, आपने हेल्थ मेंटेन कर रखी है। तो मैं चाहता हूं सर कि इसी तरह से आप बहुत ही, एक मुझे अब ये चीज रिमाइंड आ रही है कि आपने ये मेरा स्केच बनाया जो आपकी हॉबी है। जी जी जी। और एक और भी स्केच है, और इसमें ये बनाया आपने 2013 में, 13 साल पहले। 13 साल पहले आपने स्केच बनाया, और मैं देखता रहता हूँ। आपने शायद ही बड़े से बड़े आदमियों के भी बनाए, PM का भी बनाया सर, और उन्होंने आपको ऑटोग्राफ करके दिए बहुत सारे। तो ये आपकी हॉबी बहुत ही अच्छी है, और अच्छे कवि भी हैं। मैं आपकी कविताएं भी सुनता रहता हूँ। थैंक यू सर। और उसमें हल्की फुल्की भी होती हैं, जिससे थोड़ा मनोरंजन होता है। तो मेरा तो यही है कि आप भी एक अलग विधा के मालिक है, धन्यवाद। इसको भी करें, रिटायरमेंट के बाद भी और अच्छी तरह से इस फील्ड को मैं अपने को पदार्पण करें। जो चैनल आपने चलाया है बहुत ही अच्छा है, कि पुराने लोगों की बातें नए लोगों तक पहुंच रही है, और बाकी लोगों से पहुंच रही है। तो ये तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मेरी आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे। सर आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और मैं पूरे दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपकी हेल्दी और लॉन्ग लाइफ की शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप इसी तरह से लोगों के जीवन में बदलाव लाते रहें, ऐसे ही कानून और वेदों के बारे में सरल तरीके से लोगों में ज्ञान बांटते रहें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही शुभकामनाएं मैं आपके प्रति, आपके दर्शकों के प्रति, कि आप उनको नई नई चीज़ें बता रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं, और ये आपकी पहुंच और भी बढ़े, और भी आगे जाएं, और एक अच्छी सामग्री, लोगों को स्वस्थ इंफॉर्मेशन की सामग्री देते रहे लोग। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ख़ास मेहमान से। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कानून का पालन करते रहिए। नमस्कार।